नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि हम सनातनियों के जीवन में विवाह एक संस्कार होता है और द्वितीय विवाह के बारे में व्यक्ति सोचना भी पाप समझता है। लेकिन क्या है कि जब कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से पुनर्विवाह होता है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर कुंडली के कौन से योग आपका पुनर्विवाह करवाते हैं, द्वितीय विवाह करवाते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि इनमें जो द्वितीय विवाह होता है, पुनर्विवाह होता है, वो दो स्वभाव वाली राशियां जो होती हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। कहने का मतलब है कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां और शुक्र का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि शुक्र जो है नैसर्गिक रूप से दाम्पत्य का कारक माना जाता है। तो यदि शुक्र 3, 6, 9 और 12 यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में होता है और जिस राशि में वो होता है शुक्र, उस राशि का स्वामी भी उच्च का होता है, तो पुनर्विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देखें, जो विशेष बात हमें ध्यान देने वाली है कि जो शुक्र है बहुत बली अगर है तो भी ये समस्याएं होती हैं, यानी कि सेकंड मैरिज का चांसेस बन जाता है। यदि शुक्र उच्च का हो, स्वराशि का हो या वर्गोत्तमी हो तो जो है ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित हो, नीच का हो, तो यह द्वितीय विवाह नहीं होने देता। लेकिन अगर महिला की कुंडली में देखें तो मंगल उच्च का हो, वर्गोत्तमी हो, बली हो, तो महिला की कुंडली में द्वितीय विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती। हालांकि हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में द्वितीय विवाह के बारे में सोचना लोग पाप समझते हैं, इसलिए इस पर भविष्यवाणी करने से पहले बहुत अच्छे से जांच परख लेना चाहिए, तभी इस पर भविष्यवाणी करनी चाहिए। दूसरी स्थिति क्या बनती है, बृहस्पति और शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है द्वितीय विवाह के लिए, क्योंकि ये जो दोनों ग्रह हैं, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हैं और शुक्र अगर हम देखें तो दानवों के गुरु हैं, आकर्षण के कारक हैं। विपरीत लिंगियों के प्रति जब इनका आकर्षण होता है इनके प्रभाव के कारण, तो भी पुनर्विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरी स्थिति क्या बनती है कि कुंडली में जब पहली पत्नी की मृत्यु हो जाए तो स्थिति बनती है, और मृत्यु होने के लिए पहली पत्नी की मृत्यु होगी क्यों, यदि लग्नेश अष्टम में हो, यदि लग्नेश अष्टम में हो और मंगल सप्तम में हो और शुक्र चंद्रमा से सप्तम में हो, तो जातक 3 बार विवाह करता है। चौथी स्थिति क्या है कि मंगल लग्न से सप्तम और लग्नेश से द्वादश भाव में हो, अर्थात लग्नेश षष्ठम भाव में हो, तो यह विवाह को एकाएक समाप्त कर देता है। शुक्र चंद्रमा का एक दूसरे के आमने सामने होना, यानी कि पुनर्विवाह में प्रेम की भी स्थिति बनती है, भावनात्मक रूप से लगाव होता है। क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जब आमने सामने होंगे तो जाहिर सी बात है प्रेम की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पांचवी स्थिति क्या बनती है कि लग्नेश से दशम स्थिति में बुध बली हो और सप्तमेश से तृतीय भाव में स्थित बली चंद्रमा कई स्त्रियों से संबंध को दर्शाते हैं। अगली स्थिति क्या बनती है कि सप्तमेश द्वि स्वभाव राशि का होकर एकादश भाव में हो, तो इच्छाओं की पूर्ति आदमी करना चाहता है। षष्ठेश का द्वादश भाव में होना ऐसी स्थिति है जिसको पुनर्विवाह के लिए गिना जाना चाहिए। ऐसी कई सारी स्थितियां बनती हैं ज्योतिष में
जिसको लेकर के हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एक स्थिति और बनती है कि कुंडली में लग्नेश सप्तम में हो और द्वितीयेश की नैसर्गिक अशुभ ग्रह से युति भार्या के दीर्घायु होने के लिए शुभ नहीं होती, मतलब भार्या को अल्पायु बनाती है। लग्नेश का विवाह के भाव में होना जातक की प्रथम भार्या की मृत्यु के उपरांत पुनर्विवाह को इंगित करता है। तो ये सारे कई पॉइंट हैं या कई तमाम तरह के योग बनते हैं कुंडली में। उनमें से चूँकि ज्योतिष एक महासागर है, उनमें सारी स्थितियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ स्थितियों को लेकर के हमने चर्चा की। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक अवश्य कर दिया करें। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल एस्ट्रो गणेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।